नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरी इस खास पेशकश पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ऐसा ही है संगीत का। संगीत आपके दिल में उतर जाता है। संगीत आपको एक ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां पर जाने में आपको बड़ा मजा आता है। गाने हर तरह के होते हैं, उनमें सैड सॉन्ग भी होते हैं जो आपको कभी कभी दुखी करते हैं, उनमें रोमांचित करने वाले सॉन्ग्स भी होते हैं जो आप में रोमांच भरते हैं, उनमें कुछ ऐसे गाने भी होते हैं जो आपके अंदर प्रेम रस यानी श्रृंगार रस को भर देते हैं। आपने ऐसे कई गाने देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन शायद ही आपने कोई ऐसा गाना सुना हो जिसके सेंटर कैरेक्टर, जिसमें एक विशेष कैरेक्टर, एक ऐसा इंसान हो, एक ऐसी शख्सियत हो जिसे हम बेजुबा कहेंगे तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, बॉलीवुड के अंदर ऐसा ही एक गाना आया है और सुपर डुपर हिट हुआ है। मेरी आवाज इस गाने का शीर्षक है और ये गाना क्या कहता है पहले सुन लीजिए, फिर उसके गीतकार, रचनाकार और साथ ही साथ म्यूजिक देने वाले, उसके कंपोजर और गायक सभी से हम आपको मिलाएंगे। वो खुद संगीत के एक सुपरस्टार हैं। तो दया भाव जो होता है वो मेरे दिल में हमेशा रहा है, नेचर के लिए, एनिमल्स के लिए। तो ये रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इंडिया में, जो डॉग्स को हटाने का जो एक बार ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट का केस की बात कर जी रहे हैं। जी 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 वो आया और उसके बाद फिर उसको फिर से सुनवाई हुई, फिर से वो रीलोकेशन का आया और उसका इंतज़ाम कुछ नहीं था। तो बहुत चिंता का विषय बना हमारे लिए, जो कंपैशन वाले लोग हैं, एनिमल लवर्स हैं हम लोग, और भारतीय हमारी संस्कृति में हमारे जानवरों का बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है। तो ये बहुत अफसोस वाली बात लगी, बहुत दिल को दर्द हुई। तो ये गीत जो है उस भाव से पैदा हुआ और मैंने ये धुन बनाई और इसके बोल प्रार्थना ने लिखे हैं और ये फिर हमने रिकॉर्ड किया। प्रार्थना आपकी पत्नी जी जी और मेरी कलीग। जी 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 आप तो बहुत टाइम से जर्नलिस्ट रहे, तो जी। वो भी जर्नलिस्ट रही हैं। तो उन्होंने इसके बोल लिखे हैं बड़े खूबसूरत, और उसके बाद ये गीत हमने रिलीज़ किया है और ये 5 मिलियन से ज़्यादा इसके व्यूज़ हो चुके हैं। 100 मिलियन इंस्टाग्राम पे रील्स बन चुकी हैं और स्पॉटिफाई पे नंबर 1 है इस टाइम पे। तो उससे हमें ये मालूम पड़ा कि हिंदुस्तान में और दुनिया में जो जिन्होंने भी ये गाना सुना है, उनके दिल में जो उसको देख के जो करुणा भाव जागा है, दया भाव जागा है, उसका हमको मालूम पड़ा कि इतने यहाँ एनिमल लवर्स हैं और इस जो चीज़ को कैसे कंपैशन के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ हल किया जाए, उसके लिए ये गीत बनाया मैंने। तो आपने कैसे सोचा कि एक ऐसे इंसान को आवाज दी जाए जिसकी जुबान है ही नहीं, वो कैसे एक्सप्रेस करता है? क्या आप अपने जब पेट से मिलते हैं, बाकी डॉग से मिलते हैं, क्योंकि आप 400 डॉगों की फीडिंग कराते हैं एक साथ रोजाना, वो भी अपने आप में एक बड़ा अपहिल टास्क है। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा, कैसे आपके दिमाग में ये ख्याल आया और कैसे आपने ये सोचा कि हमको यहीं चलना है, इसी तरह का गाना लेना है? और गानों में क्या होता है, अच्छी अच्छी लोकेशंस होती हैं, खूबसूरत हीरो हीरोइंस होते हैं, बड़े बड़े सारे मॉडल्स होते हैं, दर्जनों मॉडल्स होते हैं, लेकिन इस गाने में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जी। इसमें वीडियो में जो है एक डॉग और उसके बच्चा है, छोटा पपी है, उसकी कहानी है दोनों की। तो ये गीत जो है क्योंकि इंसान आपस में बहुत इस मुद्दे पे बहस कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, फॉर एंड अगेंस्ट डिबेट चल रहा है। एनिमल लवर जो हैं वो बोल रहे हैं नहीं भाई करुणा से काम लो, कई लोग बोल रहे हैं कि ये करना है ऐसा कुछ। लेकिन जो जिनके बारे में बात हो रही है, जो ये जानवर हैं, मासूम जानवर हैं, इनका कॉन्वर्सेशन में कोई बात नहीं सुन रहा इनकी। तो ये गीत जो है ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से है कि भाई मैं सड़क पे रहता हूँ, मैं बहुत मुश्किल में रहता हूँ और मैं हज़ारों साल से, करीब 25-30 हज़ार साल से ये इंसानों के साथ रहे हैं, बहुत नज़दीक रहते हैं, ये बहुत हमारी सेवा करते हैं, हमारी फ़ौज में, पुलिस में, हर जगह ये तैनात रहते हैं ड्यूटी पर। और इनसे मिलकर जो सुकून मिलता है, करुणा भाव मिलता है। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में इतना इनको रिस्पेक्ट दिया जाता है, हमारे वेद पुराण में भी इनका हमेशा आता है, जिक्र आता है। आप मंदिर जाएंगे, काल भैरव जी के साथ ये वाहन होते हैं उनके, हमारी कहानियों में, महाभारत में भी इनका। तो इनके साथ जो लगाव है इंसान का, वो मैं बताना चाहता था कि वो इंसान के लिए क्या सोच रहा है। तो ये गीत वहाँ से निकला है ये, और जिससे कि उनकी जो बात है वो भी इंसान तक के कान में पहुँचे। भाई आप मेरी भी बात सुनो, आप मेरे बारे में डिस्कशन कर रहे हो। तो जैसे आपने कहा मैं 400 से ज़्यादा डॉग्स को खिलाता हूँ, तो उनका मेडिकल, उनका न्यूट्रिएंट्स, स्पेइंग, ये सब हम लोग ख्याल रखते हैं। और एक ट्रस्ट भी मैंने बनाया है, एनिमल्स आर पीपल टू, तो उसके तहत हम बहुत इनके लिए काम करते हैं और वो मेन चीज़ है। और मुझे लगता है कि वो जो एक ABC कार्यक्रम है, एनिमल बर्थ कंट्रोल,
अगर उसको सरकार प्रॉपरली लागू करे म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ के थ्रू, और केयर गिवर्स जो हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबल बनाएं, तो ये इस चीज़ का बहुत प्यारा। मैं इस पर आऊंगा। आपने 5 मिलियन व्यूज की बात की, तो क्या एक बैरोमीटर है कि कितने लोग डॉग्स के बारे में केयर करते हैं? क्या ये एक स्टैंडर्ड आप मानेंगे कि देखिए एक गाना जिसको मैंने वीव किया, एक पपी और एक डॉग के आसपास, लेकिन वो गाना भी इस तरह से 5 मिलियन व्यूज के साथ चल निकला, स्पॉटिफाई में नंबर 1 पे ट्रेंड हो रहा है। तो क्या आप इसको एक बैरोमीटर मानेंगे डॉग लवर्स के लिए देश में जो लोग ये सुन रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट को भी ये गाना सुनाएंगे? बिल्कुल जी, करोड़ों लोग जो हैं, और आप अगर मैसेजेस देखेंगे जो मुझे आ रहे हैं, तो लोग बोल रहे हैं भाई हमने किसी को आज तक बॉलीवुड या जो मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट हैं इंडिया में, किसी ने कभी इस बात को, प्यार का, करुणा का, इस बात का मैसेज नहीं दिया हमारी आवाम को, और आपने ये काम किया है, भगवान आपको ब्लेस करे। ऐसे बहुत सुंदर मैसेज मुझे आ रहे हैं, करोड़ों मैसेज मुझे आ चुके हैं। तो एक तरह से आपने सही कहा, ये एक बैरोमीटर है कि जो लोग खामोश भी रहते हैं, जो कहीं बोल नहीं पाते हैं, उन्होंने अपनी ब्लेसिंग दे के इस गाने को इतना सपोर्ट किया है। और इसमें जैसे आपने कहा, कोई ग्लैमर नहीं है, कोई इसमें फिल्मी सितारे नहीं हैं, इसमें कोई एग्जॉटिक लोकेशन नहीं है, एक सड़क पे एक, और ये वीडियो जो है एआई से बनाया है हमने, क्योंकि रियलिटी में ऐसा वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है एनिमल्स के साथ। तो इसको जो सपोर्ट मिला है, वो जो 5 मिलियन और स्पॉटिफाई नंबर 1 है, वो एक्चुअली में उनके ब्लेसिंग से है। जो लोग इसको सुन के सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग इसको फैला रहे हैं गाने को। नहीं तो अच्छे अच्छे गाने होते हैं, वो आके चले जाते हैं, लोगों को याद नहीं रहता। क्या आप ये संदेश देना चाहते हैं कि ये कोएग्जिस्टेंस का जमाना है, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे बाकी हो, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे वनस्पति हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे पर्वत हैं, ये एक कोएग्जिस्टेंस का जमाना है, और इस ट्रेंड को हमको मानना चाहिए? बिल्कुल, आपने सही कहा जी। कोएग्जिस्टेंस जो है हमको, और क्योंकि देखिए अभी आज हम इंसान हैं, हमको, हमारा इसमें चॉइस नहीं है कि हम इंसान बने हैं। हमने तो अर्जी नहीं लिखी कि मुझे इंसान बनाइए, कुछ कर्मों से हम इंसान बने हैं, लेकिन हम अगले जन्म में क्या बनेंगे या उसके बाद क्या होगा, हम भी तो उसी हालत में एक दिन हो सकते हैं। तो वो जो उस चीज़ को समझना और कोएग्जिस्टेंस को इम्पोर्टेंस देना, और धरती में हमारे यहाँ जैसे हिमालय है, हमारी नदियाँ हैं, पेड़ हैं, हमारे जानवर हैं। अच्छा, सड़क पे डॉग्स ही नहीं हैं, बहुत सारे और जानवर सड़कों पे रहते हैं, और उनके साथ हम कोएग्जिस्ट करते हैं। हमारे गांव में घर में रोटी बनती है तो डॉग की रोटी अलग रखी जाती है, गाय की रोटी अलग बनती है, चिड़िया के लिए अलग दाना रखा जाता है, और इंसान तब रोटी खाते हैं। तो पशु पक्षियों का जो रिस्पेक्ट है, उनको ऑनर करते हैं हम लोग, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कोएग्जिस्टेंस, आपने एकदम सही वर्ड कहा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैसेज है। और अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस गाने को सुने और इस पे तवज्जो दें, तो बहुत बहुत हमारे लिए अच्छा होगा। तो आप ये मानिए कि आप सुप्रीम कोर्ट को सुना रहे हैं, और 2 ऐसी लाइनें या 2 कोई अंतरा या कोई मुखड़ा ऐसा सुनाइए जो आपको लगता है इस गाने के अंदर सबसे टची है। ओके जी, मैं 2-3 लाइनें सुनाता हूँ आपको। क्यों टूटा आसमां हम पे, क्यों छूटी वो भरी बसती, तलब रोटी की तुमको है, कसक रोटी की हमको भी, निगहबां हम भी हैं तेरे, तेरी खिदमत में रहते हैं, तेरी इस दुनिया में हम भी जरा सा हक तो रखते हैं, कि माना बेजुबां हैं हम, धड़कता दिल तो रखते हैं। आप कई सारे इश्यूज के बारे में बोलते हैं, कई सारे कंट्रोवर्शियल इश्यूज के बारे में भी बोलते हैं। मुझे बताइए, फॉर्म में एनिमल का रिप्रोडक्शन, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? किस चीज़ को जी? आप जिसको फैक्ट्री फार्मिंग हम कहते हैं। फैक्ट्री फार्मिंग, मेरे ख्याल से उसकी भी बहुत प्रॉब्लम्स है सर, और वहाँ पर भी जो क्रूरता होती है एनिमल्स के साथ, और उनको फोर्स किया जाता है सर्टन कंडीशंस में, जिससे कि उनको कमर्शियली चीज़ें प्रोड्यूस करी जाएं। तो उसमें भी सरकार को पूरा, इन जो एनिमल से कंसर्न चीज़ें हैं उस पर सरकार को पूरा तवज्जो देना चाहिए। जैसे सर फॉर एग्जांपल एनिमल क्रूअल्टी होती है, क्रूरता होती है,
उसका 50 रुपये फ़ाइन होता है। लोग गाय के ऊपर तेज़ाब डाल देते हैं, लोग गाय को हर्ट कर देते हैं, लोग डॉग्स को हर्ट करते हैं, लोग और जानवरों को हर्ट करते हैं सड़क पे कहीं पर, उनको 50 रुपये फ़ाइन होती है, उनको कोई उसका सज़ा नहीं होती है। जबकि विदेशों में, अभी मैं कल एक न्यूज़ में पढ़ रहा था, इटली में 5 साल की सज़ा है अगर आप एनिमल के साथ क्रूरता करते हो, और शायद पता नहीं 50,000 यूरोज़ फ़ाइन है। तो वहाँ हिम्मत नहीं करेगा आदमी क्रूरता करने की। हिंदुस्तान में इस 2025 में सरकार को इन सब चीज़ों पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे साथ रहते हैं, को एग्जिस्टेंस रहते हैं, हम मालिक नहीं हैं इस धरती के, ये भी हमारे साथ धरती शेयर करते हैं। तो आई थिंक वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं दरख्वास्त करूँगा सरकार से कि इस पे भी एक तो एक क्रूरता को रोकने के लिए, अब जैसे जो केयर गिवर्स हैं, जो बेचारे मासूम जानवरों को खाना खिलाते हैं, उनको बहुत तकलीफ़ें देते हैं लोग, उनको मारपीट करते हैं उन लोगों के साथ। बहुत सारी लेडीज़, बहुत सारे लोग, बच्चे जाके खाना खिलाते हैं तो उनके साथ झगड़ा करते हैं लोग, तो उनको अपनी जान का खतरा रहता है, फिर भी वो जाके मासूम डॉग्स की बेजुबां हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। पर मोहित, आप ये भी तो मानेंगे कि डॉग बाइट्स एक बहुत बड़ी समस्या है इस देश के अंदर। आवारा कुत्ते एक बहुत बड़ी समस्या है इस देश के अंदर। आवारा पशु एक बहुत बड़ी समस्या है इस देश के अंदर। इसका भी तो समाधान किसी तरीके से निकालना होगा। बिल्कुल, बहुत दुखद होता है अगर किसी इंसान को किसी जानवर से नुकसान होता है, बहुत दुखद घटना है, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है आप मुझे बताइए। वो तो जानवर है मासूम, उसकी जिम्मेदार हम इंसान हैं। हमारे पास सारे टूल्स हैं, हमारे पास दिमाग है, हमारे पास सारा इंतज़ाम है उनको चीज़ें हैंडल करने का। जैसे मैंने आपसे कहा अभी जो बर्थ कंट्रोल है, ABC जो कार्यक्रम है, म्यूनिसिपल जो अथॉरिटीज़ हैं उसको प्रॉपर तरीके से वो लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, एंटी रेबीज़ नहीं प्रॉपर करते हैं, एंटी रेबीज़ फेक आ रही हैं मार्केट्स में, तो जिन लोगों को तकलीफ भी है उनको और तकलीफ हो जाएगी। तो सरकार की और सिटीजन जो हैं, ह्यूमंस जो हैं, इंसान जो हैं, वो लोग इस चीज़ से निजात दिला सकते हैं, और कंपैशन और करुणा से मासूम जो जानवर है उसको भी आप आराम दे सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम का हल जो है वो यही है कि इंसान उसकी खराब, जो अथॉरिटीज़ हैं, सरकार है, म्यूनिसिपल जो है, वो उसका ख्याल रख सकते हैं। उनके पास चीज़ें भी बनी हुई हैं, एंटी स्टरलाइजेशन जो ड्राइव्स होती हैं, एनिमल बर्थ कंट्रोल होती हैं, स्पेइंग होता है, न्यूट्रिंग होता है, एंटी रेबीज़ होता है। उस ड्राइव को वो प्रॉपरली करें, ढंग से करें, तो ये दिक्कत होएगी नहीं कभी। मैं आपको 2 इंस्टेंसेस बताता हूँ। लोग बड़े एनिमल लवर बनते हैं, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है शाम को जाके मुर्गा फाड़ते हैं, चिकन खाते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? और आपको ये भी पता है जो पेडिग्री या बाकी जो डॉग फूड्स आते हैं, उनके अंदर भी चिकन के पोर्शंस होते हैं, चिकन का मीट होता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सर, जो लोगों की खाने की जो हैबिट्स हैं, उस पर तो मैं कमेंट नहीं करूँगा, उस पर मैं करना चाहिए आपको। सर देखिए, अगर आप इतने बड़े डॉग लवर हैं तो आपको करना चाहिए। देखिए अभी मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो सड़क पे डॉग्स रहते हैं उनको कैसे आप उनका ख्याल रखें, और उनसे इंसान का जो नाता है उसको अच्छा रहे, स्मूथ रहे और नॉर्मल रहे, उस पर भी मैं बात करना चाहता हूँ। अभी किसी का डाइट कैसा है उस पर तो मैं अभी कमेंट नहीं करना चाहूँगा, वो एक अलग मुद्दा है। तो अभी मैं ये मेरी आवाज़ जो है वो गाना जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उनके लिए है, उसी पे बात करें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और उसकी अभी सुनवाई भी है 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में, तो मेरा ख्याल है कि वो अगर वहाँ तक बात जाए, और आप जैसे इतने बड़े पत्रकार अगर एक बात कह दें, भाई देखिए हमारे भारतीय संस्कृति में करुणा भाव, दया भाव एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी फिलॉसफी का, हमारे धर्म का, हमारी ट्रेडिशंस का, तो उसको ख्याल में रखते हुए और इस चीज़ का हल करें। ठीक है, आगे चलते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके हिसाब से इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन है? जो ये आवारा कुत्तों की समस्या है, इससे निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी तक किया है, क्या आप उसको नाकाफ़ी मानते हैं? जी, मुझे लगता है कि वो जो उनका रीलोकेशन का जो उन्होंने कहा है वो सही नहीं है अभी के हालात में, क्योंकि रीलोकेट उनको जहाँ करेंगे वहाँ अभी कोई इंतज़ाम नहीं है, वहाँ शेल्टर्स का इंतज़ाम नहीं है, उनको खाने पिलाने का इंतज़ाम नहीं है, उनको कौन वहाँ ख्याल रखेगा उनकी बीमारी का, उनके चीज़ों का। और इतने छोटे शेल्टर्स बनाए हैं कि एक 6 बाय 6 के फीट में आप 20 डॉग्स को बिठाएंगे तो वो तो बीमारी से मर जाएंगे वहाँ पर, और वो बीमारी फिर बाहर भी फैलेगी, और उनके झगड़े होंगे आपस में। जो वो तो बकरियाँ तो है नहीं वो कि आप उनको एक कमरे में बंद कर दिया है और छोड़ दिया है, तो उसको। और मुझे लगता है कि कोर्ट्स को, जो एनिमल एक्सपर्ट्स हैं, जो इस टॉपिक को जानते हैं, जिन्होंने रिसर्च किया है, उनको भी साथ में लेके, और जो केयर गिवर्स हैं, जो लोग इस मुद्दे पे काम करते हैं,
उनको सबको जो बंदे हैं उनको साथ में लेके डिस्कशन करके और उसका एक हल निकाला जाए, वो एक अच्छा तरीका है। अब आते हैं आपके बॉलीवुड करियर पे। जी। आपका सबसे पहला सिल्क रूट, मुझे आज तक उसका गाना याद है, डूबा डूबा रहता हूँ। तो जी। कैसे सिल्क रूट बना? जी, मैं हिमाचल से आया दिल्ली। हिमाचल में मैंने साइंस पढ़ा और जियोलॉजी पढ़ा आपने? जियोलॉजी, मैंने एमएससी किया जियोलॉजी में। और उसके बाद पिताजी ने कहा भाई और भी पढ़ाई कीजिए। मुझे लगा नहीं एमएससी हो गया अभी ठीक है, मेरा पढ़ाई में उतना था नहीं। मैं थिएटर में, संगीत में मेरा इंटरेस्ट था, पर मैंने कहा चलो मास्टर्स तो कर लेता हूँ, एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद मैं दिल्ली आया तो यहाँ पर फिर 2-4 साल मैंने एडवर्टाइजिंग का काम किया। मैंने जिंगल्स बनाए अपने को सस्टेन करने के लिए इस बड़े शहर में। और यहाँ पर फिर मुझे जो मेरे मित्र मिले 2-3, तो हम वो भी म्यूजिशियन थे और हमने बैठ के फिर गीत बनाने शुरू कर दिए, अपने गीत बनाने शुरू कर दिए। वो फिर उस टाइम पे वो जो ग्रुप था उसका नाम हमने सिल्क रूट दिया। और वो जो गानों का संग्रह हमने किया 10 गानों का, सबसे पहले वो जो सबसे पहला एल्बम आया उसका नाम था बूंदे। 98 में वो रिलीज हुआ, जिसके गाने की आप अभी बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, मेरा ऑल टाइम फेवरेट गाना है डूबा डूबा रहता हूँ। और मोहित चौहान मेरे सामने है और मैं डूबा डूबा रहता हूँ ना सुनूं तो ये मेरे साथ बड़ा अन्याय होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप भी गाते हैं सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं गाते बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, पर आप साथ में गा दीजिएगा थोड़ा बिल्कुल सा। गुनगुना दूंगा मैं। ला 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 ला, डूबा डूबा रहता हूँ आंखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी। अब दिन गुजरते नहीं, रातें कटती नहीं, तेरी तस्वीर से बात बनती नहीं। ओ आजा ना जब बेवफा, डूबा डूबा रहता हूँ आंखों में तेरी। आप किसके प्यार में डूबे हुए थे उस वक्त? मैं प्यार करने के प्यार में डूबा हुआ था। रियलिटी में नहीं था, पर इन लव विद द आइडिया ऑफ लव जिसको बोलते हैं। और मैं उन दिनों धर्मशाला में था जब मैंने ये गीत बनाया, मैं एमएससी कर रहा था। तो धर्मशाला आप गए होंगे। हाँ बिल्कुल गया। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं वहाँ, धौलाधार पे जब विंटर्स में बर्फ़ पड़ी होती है तो वो एक ज़िंदगी का जो रोमांस होता है उसमें मुझे था। और मैं क्लास में बैठता था तो मैं अपने क्लास फेलो जो मेरे मित्र थे मैं उनको बोलता था आप आज नोट्स थोड़े लेना, मैं खिड़की खोल के ना थोड़ा पहाड़ों का नज़ारा लूँगा आज क्लास में बैठ के लास्ट बेंच पे। तो ये गीत वहाँ लिखा, तो इट वाज लाइक दैट। जी। मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि आप बड़े क्लीन गाने गाते हैं, आपने कभी डबल मीनिंग गाने नहीं गाए हैं। इसका कारण क्या है? आपको क्या लगता है डबल मीनिंग गानों में क्या दिक्कत है? और थोड़ी मस्ती अगर थोड़ा फन हो जाए गानों के अंदर तो दिक्कत क्या है? सर देखिए, मस्ती जैसे गाना सरकाई लोग हटिया जाड़ा लगे। जाड़ा लगे, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पर ये है कि मस्ती बिना डबल मीनिंग के भी होती है बहुत बढ़िया। और मुझे ये एक ब्लेसिंग रही है कि मेरी जो ऑडियंस है ना, जब मैं कॉन्सर्ट में जाता हूँ तो मेरी ऑडियंस 10-12 साल से 80 साल तक होती है, 75-80 साल तक। जो लोग भी ऑडियंस, जितने भी बुजुर्ग लोग आते हैं, दे लव माई म्यूज़िक। मुझे लगता है कि मैं ऐसा गाना नहीं गाना चाहता जो आधी ऑडियंस को लगे कि ये ठीक नहीं है और कुछ लोगों को अच्छा लगे। पर मुझे मस्ती वाले गाने बहुत मिले हैं, जैसे पीलू है, मसक कली है, और रोमांटिक गाने मेरे बहुत हैं जो लोगों की यादों से, ज़िंदगी से बहुत जुड़े रहते हैं। जैसे डूबा डूबा भी मुझे कई लोग मिले जिन्होंने कहा मैंने अपनी सहेली को डूबा डूबा सुनाया और उसके बाद उनसे बातचीत करी और उनसे शादी करी फिर बाद में। और जब शादी करी तो मैंने तुमसे ही गाया तो मैंने उनको इम्प्रेस किया। तो मेरे बहुत सारे गाने ऐसे हैं और तो मुझे अच्छा लगता है और जब मैं कॉन्सर्ट में जाता हूँ तो मेरे जितने गाने हैं लोग मेरे साथ गाते हैं सारे। तो मैं ऐसे गाने गाना चाहता हूँ जो एक वाइड ऑडियंस के लिए अच्छा रहे। और बाकी जैसा आपने गाना गाया वो भी ठीक है, पर मैं ज़्यादा आपका काम आपको ही मुबारक हो, मेरे बस की बात नहीं है। जी जी, पर मेरे को डबल मीनिंग गानों का ऑफर भी आया कई बार ना, जो मैंने गाना सुना तो मैंने कहा यार नहीं, मैं नहीं गा पाऊँगा ये, बिकॉज मैं उससे थोड़ा दूर रहता हूँ।
हाँ, गाने भी बहुत अच्छे अच्छे बनाए बॉलीवुड ने। कुंडी ना खड़काओ राजा, जल्दी अंदर आओ राजा। जी, लेकिन जी, लेकिन जी, जी। चलिए, मैं अब एक बड़े महत्वपूर्ण गाने की बात करता हूँ जो आपके करियर में एक बड़ा मुकाम लेकर आया। जी। रॉक स्टार फिल्म साडा हक। जी, ये जी, साडा हक जो है वो रिबेलियन का जो है वो एक थीम सॉन्ग बन गया था, जी, नेशनल एंथम बन गया था रिबेलियस कैरेक्टर जी, का। जी। ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो ये गाना आपने क्यों चूज किया? देखिए, वो रॉकस्टार जो फिल्म है, उसमें रणबीर कपूर जो हैं, वो उसके मेन कैरेक्टर उसमें प्ले कर रहे हैं। उनका नाम फिल्म में जॉर्डन है। जॉर्डन जो है वो हरियाणा के हैं, और यहीं दिल्ली कॉलेज में पढ़ते हैं उस फिल्म में। हाँ हाँ, और फिर देखिए उनका मैंने दिल टूट जाता है, फिर वो सिंगर बन जाते हैं। तो उनका वो जो कैरेक्टर घूमते फिरते फिर वो गुस्से में आ जाता है और वो रेबेलियन बन जाता है, तो उसका वो हिस्सा है, उसका उनकी जो स्टोरी का हिस्सा है वो। उसमें 13 गाने मुझे गाने को मिले। बिल्कुल। और वैसा प्रोजेक्ट जो है हिंदी फिल्मों में मिलना इम्पॉसिबल है। मुझे तो याद नहीं है कि किसी को 13 गाने फिल्म में गाने को मिले हैं। रिकॉर्ड है ये? बड़े बड़े मेरे ख्याल से रिकॉर्ड होगा सर। बड़े बड़े सिंगर्स हैं जिन्होंने 3 गाने गाए हैं, 4 गाने गाए हैं, किसी ने 5 गा दिए होंगे। 13 गाने जो भी रणबीर उस फिल्म में गाते हैं वो मेरी आवाज़ है। इम्तियाज अली साहब की मूवी थी ना? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी उसको कल्ट स्टेटस मिला हुआ है जी। वो री रिलीज हुई थी फिल्म अभी, तो जितनी पहली बार चली थी उससे भी वो मेरे ख्याल से 5 गुना इस बार चली है। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5-5, 6-6 बार, 10-10 बार फिल्म देखी है जाके। 3-4 बार तो मैंने ही देखी है। जी आपने देखी है? 3-4 बार तो मैंने आप देखी इतने है। बिजी हैं तो आपने देखी। तो आप इमेजिन करो कि यंग बच्चे जो हैं वो कितना उसके संगीत से और उसके पूरे फिल्म के कलर से कितना उनको वो जो हजरत निजामुद्दीन दरगाह पर एक गीत होता है ना उस जी पर, जी वो जी बहुत जी ही जी शानदार है। क्या जी जी क्या जी सूफियाना कलाम है वो जी पूरा। जी जी बहुत ज़बरदस्त जी। औलिया साहब की शान में है वो जी। गाना। और उसके और भी गाने बहुत अच्छे हैं जी, जैसे जो भी मैं कहना चाहूँगा, बर्बाद करे अल्फाज मेरे, नादान परिंदे, घर बहुत, आजा। हाँ घर आजा, बहुत गाने हैं जी। और रॉकस्टार मेरे लिए बहुत स्पेशल प्रोजेक्ट रहा। बल्कि जब इम्तियाज़ के मेरे मित्र थे, मैं उनके साथ जब भी मेट से पहला गाना मैंने गाया था उनके साथ। उसके बाद फिर दूरियां और लव आजकल और ये सब गीत गाए। तो जब रॉकस्टार बना रहे थे तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहा यार मैं आपको गाना भेज रहा हूँ, तो ये गाना आपको गाना है, मैं नई फिल्म बना रहा हूँ रॉकस्टार नाम से। तो मैंने गाना भेज दिया उन्होंने। उसके बाद 4 दिन बाद एक और गाना भेज दिया, फिर 5 दिन बाद एक और गाना भेज दिया। तो मैं थोड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा कितने गाने भेज रहे हो? कहते नहीं, आपको ही सारे गाने गाने हैं। और रहमान साहब ने कहा कि मोहित को बुलाइए, वो उनसे गवाएंगे गाने। तो आई वाज सो थैंकफुल टू रहमान साहब एंड ऑफ कोर्स इम्तियाज़ जी कि उन्होंने मुझे मौका दिया रॉकस्टार में गाने का। एंड आज मैं जहाँ भी जाता हूँ तो रॉकस्टार के गीतों को बहुत बहुत प्यार करते हैं लोग, बहुत प्यार करते हैं। आप जियोलॉजी के बैकग्राउंड से आते हैं, आपकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है। आपके दादाजी शास्त्रीय संगीत गाते थे, जी। वहाँ से आपने म्यूजिक पिक किया। आपने किसी भी तरह की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली। नहीं ली। लेकिन कई सारे आप इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं, सेक्साफोन बजा लेते हैं, हारमोनिका बजा लेते हैं, जी, जी, इसके जी। अलावा गिटार बजा लेते हैं। जी, तो ये कैसे सीखा आपने? मेरे जो दादाजी थे वो वैसे तो पुराने वक्तों में तहसीलदार रहे, मजिस्ट्रेट रहे, लेकिन उनको गाने का बहुत शौक था और वो शास्त्रीय संगीत गाते थे वो। लेकिन वो सिर्फ बंद कमरे में गाते थे और वो बोलते थे कि ऐसा क्यों? वो पुराना जो रीति रिवाज होता था, भाई गाने को अपना जाके पैसा मत कमाओ, इंजीनियर बनो, जज बनो, डॉक्टर बनो, लेकिन संगीत को अपने आत्मा के लिए रखो, सुकून के लिए। तो मुझे वो चीज़ घर कर गई। तो मैं बहुत वक्त तक संगीत को अपने आत्मा से ही लगा के घूमता था और मेरा उससे जो मेरा पूरा मिजाज था वो भी ऐसा ही रहा। और फिर मुझे थिएटर में भी बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं संगीत साथ में था पर मैं थिएटर करने लग गया। पर फिर ज़माना बदल गया, चीज़ें बदल गई, मैंने फिर अपना गाना बनाया और उन्हीं की वो सीख है कि आज मैं डबल मीनिंग गाना नहीं गाता हूँ, अपना गीत बनाता हूँ, पहाड़ों से इंस्पायर होकर बनाता हूँ, नदियों से इंस्पायर होकर बनाता हूँ। तो एजुकेशन नहीं मिली, लेकिन एजुकेशन वो रही जो मैंने बचपन में रेडियो में गाने सुने किशोर कुमार साहब के। हमारे यहाँ हिमाचल में लोक संगीत बहुत होता है, विदेशी गाने भी बहुत सुने, रेडियो पे सुने कि उन दिनों जब मैं कॉलेज में था तो कोई इंटरनेट नहीं था, लैपटॉप नहीं था, कुछ नहीं, सेलफोन भी नहीं था, तो सिर्फ लैंडलाइन होता था और रेडियो पे गाने आते थे। फौजी भाइयों की फरमाइश या छाया गीत, रात को कार्यक्रम आता था, मन भावन। हाँ जी, रात के टाइम बड़े सैड गाने आते थे, हेमंत कुमार साहब के, ये सब। तो वो गाने सुन सुन के सीखा एक तरह से और उसमें एब्जॉर्ब किया उसको।
और जब मैं अब गाना गाता हूँ तो वो मेरी एजुकेशन बना फिर। और पहाड़ों में बहुत घूमा, मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ, पर मुझे ट्रैकिंग का बहुत शौक था। तो जंगलों में जाके रहना 4-4 5-5 दिन, नीचे ही नहीं आता था घर में। तो वहाँ की जो साइलेंस होती है, जो वो पहाड़ों में हवा चलती है शाम को, उसकी जो आवाज़ होती है, नदी की जो आवाज़ होती है, वो एक तरह से मेरे टीचर्स बन गए। हम यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा, मोहित चौहान का ऑल टाइम फेवरेट गाना जो उन्होंने न गाया हो, जो उन्होंने न गाया हो, ना गाया आपने हो। न गाया हो लेकिन आपका ऑल टाइम फेवरेट हो, जब आपका मन करे आप उसको गुनगुना दे। हम्म मैंने सोचा नहीं कभी ऐसे एक्चुअली में। अच्छा, बहुत सारे पुराने गाने जो मैं गाता हूँ, दोस्तों में बैठते हैं, गुनगुनाते हैं हम लोग, पर अपना गाना तो मैं बिल्कुल नहीं सुनता हूँ। घर पे जब होता हूँ नहीं सुनते हैं। नहीं सुनता, क्यों? ना मैं बजाता क्यों? हूँ। देखिए, आपका अपना गाना जो है वो आपकी अपनी क्रिएशन होती है, और जब आप अपनी क्रिएशन सुनते हैं तो कई बार आपके मन में ख्याल आता है, ओहो मैं इसको थोड़ा ऐसा कर लेता, हाँ ये सब ठीक है, लेकिन इसके बाद जो लाइन थी मैं उसको, तो आदमी उसको एक अलग एंगल से देखता है। तो कभी कभी सुनता हूँ, जैसे ये मेरी आवाज़ जो गाना है, ये मेरा दिल का काफ़ी करीब गाना है, क्योंकि ये एक अलग दुनिया का गाना है, बेजुबां के लिए गाना है। तो जब ये गाना आ गया, रिलीज़ हो गया, और मुझे इतने सुंदर मैसेज आए, लोगों के हज़ारों मैसेज आए, तो फिर मैंने एक दिन रात को ना कान में ईयरफोन लगा के अपना ही गाना सुना। मैंने कहा, क्योंकि इतने ब्लेसिंग्स मुझे आ रही थी कि मुझे लगा मैं इसको सुनता हूँ एक बार, कि मुझे भी इसका असर वैसा ही हो रहा है जैसा लोगों को हो रहा है। और फिर मैंने अपने गाने पे, अपनी आवाज़ पे ध्यान नहीं दिया, मैंने उसके भाव पे ध्यान दिया कि इसमें भाव क्या आ रहा है। पर वैसा होता है जी। ठीक है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अमर सिंह चमकीला, ये एक फ़िल्म ऐसी जी जिसमें आपने बहुत काम किया, बहुत नाम पाया फ़िल्म ने, जी। लेकिन उसने एमी अवार्ड जीता, आप खामोश रहे, ऐसा क्यों? एमी अवार्ड शायद नॉमिनेट हुए हैं शायद। नॉमिनेट हुए। हाँ, नॉमिनेट हुए जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मैं खामोश नहीं रहा, मैंने इम्तियाज़ जी को फ़ोन किया, उनको मुबारकबाद दिया, और बड़ी खुशी हुई। दिलजीत भाई जो हैं, उनको भी मैंने मुबारकबाद दी। और उसमें मैंने एक छोटा सा एक रोल भी किया था चमकीला में। दिलजीत भाई के साथ मेरा एक डायलॉग है छोटा सा उसमें, और 2 गीत मैंने उस फ़िल्म में गाए, और जो एक गीत है बाजा करके, उसमें मैंने किरदार भी उसमें निभाया, सूत्रधार जैसा उस फ़िल्म में। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा चमकीला, और वो बहुत खूबसूरत कहानी है एक सिंगर की पंजाब के, और दुखद भी, ट्रैजिक एंड है उसका। उनकी मौत होती है और उसके बाद ढूंढा ही नहीं जा सकता है कि उसका कारण क्या था। कारण क्या था जी, और बिल्कुल अभी सही। तक जैसे नहीं उसका हाँ, है। अभी तक हाँ, नहीं पता लगा कि उनकी मौत कैसे हुई, उनकी जी जी, हत्या कैसे हुई, हत्या कैसी या किसने करी। किसने करी। लेकिन उनके गीत जो हैं उस टाइम पे बोलते हैं वो कि 365 दिन होते हैं, वो 365 दिन में शायद 380 शो करते थे, मतलब एक दिन में कई बार 3-4, ऐसा पूरा साल, मतलब इतने पॉपुलर थे वो। और तो उसका हिस्सा बनने का, और रहमान साहब ने उसमें इतने खूबसूरत गाने बनाए, पंजाब का फ्लेवर लेके, कि बहुत बहुत अच्छा लगा जी, बहुत मज़ा आया उसमें। ऑनलाइन फोरम्स पर ये गॉसिप है या ये खबर है कि आप रॉयल्टी विवाद और बाकी चक्करों के चलते अरिजीत सिंह की तरह कहीं कहीं से बाइकआउट हो रहे हैं, क्या है सच है? नहीं, मुझे तो नहीं इस बात का मालूम कुछ भी। मेरा तो रॉयल्टी का कोई विवाद नहीं है। सिंगर्स को जो रॉयल्टी मिलती है वो मुझे आ जाएगी, और उसका आदमी को चीज़ें करनी पड़ती हैं, फॉर्म शॉर्म जो सिंगर्स एसोसिएशन है, उससे तो कोई विवाद नहीं है। और रॉयल्टी गाना बनाने वालों को भी मिलती है, वो तो जावेद साहब और लोगों ने वो एक मुहिम चलाई थी, तो कंपोजर्स को मिलती है, लिरिसिस्ट को मिलती है, और अब सिंगर्स को भी कुछ गाना जहाँ बजते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इकट्ठा करती हैं और देती हैं, तो उसमें तो कोई विवाद नहीं रहा जी मेरा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब सिल्क रूट का ब्रेकअप हुआ तब जी। क्या आप लोग निराश हुए कि ये कैसे हो गया, हमने एक इतना अच्छा बेबी खड़ा किया, क्या कारण था कि सिल्क रूट का ब्रेकअप हो गया? हाँ जी, निराशा हुई मुझे। सिल्क रूट ने बहुत बहुत टैलेंटेड थे मेरे साथ, जो 2 और म्यूजिशियन थे, अतुल और केम। और जब हम शुरू में संगीत करते थे, रात को संगीत बजाते थे, तो मुझे अलग दुनिया का एक एक्सपीरियंस होता था, और मुझे लगता था कि ये बहुत लिमिटलेस पोटेंशियल है हम तीनों में मिलके जब हम संगीत करते हैं, क्योंकि तीनों हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। वो पियानो भी बजाता था, केम हार्मनीज गाता था, अतुल बहुत बढ़िया गिटार बजाता था, सैक्सोफोन, फ्लूट, मैं गिटार बजाता था, हारमोनिका, गाना गाता था।
तो जब वो टूटा तो निराशा हुई, थोड़ी निराशा हुई। और क्योंकि जब बैंड होता है ना तो एक भाईचारा रहता है, तीन तीन लोग होते हैं, चार लोग होते हैं, इकट्ठा घूमना, खाना पीना, मस्ती करना, संगीत बनाना। सडनली उसके बाद मैं अकेला हो गया और फिर मैं सोलो आर्टिस्ट हो गया। तो मुझे कुछ वक्त लगा ये रियलाइज़ करने में कि अब मैं जब स्टेज पे जाऊंगा तो मैं अकेला हूँ, अब मुझे ही देखेंगे, बाकी मेरा ग्रुप मेरे साथ नहीं है। तो उसमें मुझे थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि एक अटैचमेंट भी हो जाता है। तो पर उसके बाद ज़िंदगी चलती रही और मुकाम एक से एक आगे आगे चलता रहा। 59 साल की उम्र में एआई के साथ म्यूजिक बनाना, जैसे आपने अभी बताया कि मेरी आवाज़ में आपने पूरा का पूरा एआई का इस्तेमाल किया जी, उसका जी, वीडियो बनाने में, जी। कैसा लगता है, कैसा एक्सपीरियंस है ये? देखिए जी, एआई जो है एक टूल है और वो डिजिटली वो चीज़ें उस पे क्रिएट हो जाती हैं। अ, अगर उसमें इंटेंट आदमी का ठीक है, एथिक्स अच्छे हैं, तो उसका पॉजिटिव इस्तेमाल हो सकता है। संगीत के साथ, किसी भी तरह के आर्ट फॉर्म के साथ। गलत बात यह है कि आप एआई से किसी का आइडेंटिटी ना चुराएं, किसी को इमिटेट ना करें, किसी की आवाज़ को, किसी की पर्सनालिटी को, तो वो अनएथिकल हो जाएगा। तो एआई एक तरह से एक टूल है जिसको आप हेल्प लेके, अब जैसे ये जो वीडियो बनाया है, ये डॉग्स पे वीडियो है, उनकी कहानी का वीडियो है। ये इतनी खूबसूरत तरीके से बना है कि उसमें भाव कभी भी आपको ये महसूस नहीं होता कि यार एआई है, इसमें मैं मेरे को ठीक नहीं है उतना, मेरे को रियल में ऐसे जो भी देखता है उसको कहानी देख रहा है। जैसे एनिमेशन होती है, बड़ी बड़ी सुपर हिट फिल्में हैं दुनिया में जो एनिमेटेड हैं, तो ये एग्जैक्टली वही है ये। तो इसको अगर इंटेंट आपका ठीक है और आप इसको अच्छे काम के लिए अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इट्स अ ग्रेट सपोर्ट जी। ठीक है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, 2 फिल्म फेयर अवार्ड जीतने के बाद भी आपको लगता है कि आप अवार्ड्स के लिए नहीं हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। अवार्ड मिलते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन अवार्ड को नज़र में रख के मैं काम नहीं करता हूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो संगीत बनाना, और जो मेरे चाहने वाले हैं, मेरे गीतों को सुनते हैं, मेरी आवाज़ को सुनते हैं, उन तक मेरे गीत पहुँचे, वो मेरा मेन काम है ज़िंदगी में। अवार्ड्स तो सर बहुत सारे मिले हैं और मिलते रहेंगे, लेकिन वो अच्छा है, मतलब कि, पर वो मेन एम नहीं है। मेन एम है संगीत बनाना। अब जब वी मेट हो जाए, जब वी मेट का वो गाना, जब भी तुझसे मैं ही दिन होता है, तुझसे ही जी, रात होती जी, है, ये भी जी। मेरा ऑल टाइम ऑल फेवरेट टाइम में से फेवरेट। एक है गाना, जी, जी, ये गाना भी बहुत बहुत दिल में उतर जाता है दिल सीधा। में उतर जाता है और बहुत करोड़ों लोगों का ये चहेता गाना बिल्कुल सही कहा आपने। है ना जी। ठीक है जी, मैं गुनगुनाता हूँ इसकी 2 लाइनें। ना होना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है, तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है, तुमसे ही तुमसे ही तुमसे ही। क्या मीनिंग्स हैं इस गाने के, बहुत क्या सुंदर गाना है। बहुत सुंदर गाना है, और बहुत ही सुंदर ढंग से आपने इस गाने को गाया भी है मोहित भाई। जी, इसके लिए जी, आपको जी। बहुत बधाई और बहुत साधुवाद। बहुत बहुत और धन्यवाद। इसी तरह ये ब्लॉकबस्टर बना रहे और लोगों जी। के दिलों में ये गाना, लोगों के दिलों से ये ऐसा गाना है जो कभी उतर नहीं सकेगा। आपने जी। जो दोनों गाने सुनाए हैं और आपके बाकी गाने, आपने एक बार कहा था कि अगर आप म्यूजिशियन नहीं बनते तो हिमालय पर जो है आप वो खेती कर रहे होते। अभी भी कभी कभी मन करता है कि मैं खेती कर लूँ थोड़ी सी। सच कहूँ तो करता है। बहुत बार लगता है कि संगीत भी अच्छा है, अच्छा चल रहा है भगवान की दया से, और आगे चलता रहेगा, चीज़ें करते रहेंगे। पर दिल करता है कि पहाड़ों में जाके कुछ दिन बैठे आदमी और नेचर के साथ, फलों के पेड़ हों, छोटा सा खेत हो, वहाँ अपने घर के किचन गार्डन हो, चीज़ें हों, वहाँ का नज़ारा हो, ठंडी हवा हो, वो बहुत सुंदर लगता है। मुझे वो अच्छा लगता है, वो जो माहौल होता है, गांव का माहौल जो होता है, वो अच्छा लगता है। तो अगर संगीत, हालांकि आपको बताऊं मैं सर कि मेरा कोई प्लान भी नहीं था। जब मैं ऊपर से आया
तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि अगर आप सब संगीत नहीं कर पाते तो क्या करते? तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं प्लान बी क्या होगा मेरा, वो भगवान पे छोड़ दिया था मैंने। मुझे दिल को मैंने फॉलो किया, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो किया, और वो उसी रास्ते पे चला, बस आगे देख के, बस पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक फरमाइश आ रही है पीसीआर से, फिर से बोलो भाई, कौन सा गाना है वो? गुंचा कोई मेरे नाम कर दिया। जी, वो जी। फरमाइश आ रही है अंदर से, अच्छा। उनको निराश नहीं कर सकते हम। अच्छा, और फिर अच्छा। चलते चलते मैं आपसे सुनूंगा आपका फोक सॉन्ग, जो आपका हाँ जी, हाँ जी, शानदार सुपरहिट गाना है। जी 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 जी। अच्छा, गुंचा गाने की फरमाइश आ रही है? जी। अच्छा, क्या बात है। अंदर कोई खास शौकीन लोग बैठे हैं मुझे बैठे लगता हुए है। हैं, बिल्कुल बैठे हुए हैं। तो गुंचा एक गीत है जो मैं पहाड़ों में गया हुआ था घूमने काफ़ी दिन के लिए, किन्नौर, ऊपर बहुत पहाड़ियों में घूम रहा था, और मैं आया और दिल्ली अपने घर में था। तो दिल्ली में वो धुन मुझसे बनी और कुछ उसके लिरिक्स आ गए, और फिर मैं मुंबई गया उसके बाद। तो वहाँ मेरा एक मित्र था जो एक फ़िल्म बना रहा था, मैं, मेरी पत्नी और वो, फिल्म का नाम। इसमें देखी है मैंने। देखी है ना आपने? हाँ, राजपाल यादव साहब बहुत हैं। शानदार मूवी है, बहुत सुंदर बहुत मूवी। शानदार मूवी है। हाँ, बहुत अच्छा ह्यूमर है। हाँ, और लाइट, बिल्कुल और क्लीन एकदम। क्लीन, बड़े, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऋतुपर्णा जी घोष जी उसकी जी हीरोइन है। जी, बिल्कुल। तो और वो लखनऊ में उसका शूटिंग था। तो मेरे मित्र ने कहा, जो डायरेक्टर थे फिल्म के, कि अरे यार, ये तो बड़ा गज़लनुमा गीत है, और मेरी फिल्म जो है वो लखनऊ में मैं शूट कर रहा हूँ, और उसमें मेरा किरदार है जो के मेनन साहब प्ले कर रहे हैं, कि वो आएंगे और वो गीत गाते हैं, वो एक लखनऊ में आते हैं और एक गैदरिंग में। तो ये गीत बड़ा अच्छा चलेगा मेरी फिल्म में यार, मैं ले लूँ? तो मैंने कहा ले लो यार। और मुझे लगा कि ये बड़ा ही सबड्यूड, सटल सा गाना है, मतलब सॉफ्ट गाना है, और धूम धड़ाके वाले फिल्मी गानों में मुझे लगता था ये कहीं खो जाएगा। गाना रिलीज़ हुआ, उसके बाद जब मैं कॉन्सर्ट पे गया तो लोग आके मुझे पर्चियाँ पकड़ाने लग जाते थे। तो जब मैं पर्ची खोलता था ना, उसमें गुंचा लिखा होता था, तब मुझे लगा कि ये अंडरग्राउंड में ये जो सुनने वाले जो शौकीन होते हैं, और इस गाने को भी बहुत प्यार देते हैं लोग, यंग भी, बड़े भी, और बीच वाले भी, पूरा एक जनरेशन जो है वो गुंचा गाने से मोहब्बत करती है। तो ये गीत आपको मैं 2 लाइनें सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और थैंक यू। मेरी उम्मीद है अंदर वाले भी सुनेंगे। बिल्कुल सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हो। तुम जैसा कोई नहीं इस जहान में, अंतरे से शुरू कर रहा हूँ। तुम जैसा कोई नहीं इस जहान में, सुबह को तेरी जुल्फ ने शाम कर दिया, साकी ने फिर से मेरा जाम भर दिया, गुंचा कोई मेरे नाम कर दिया, साकी ने फिर से मेरा जाम भर दिया। ला ला ला, ओ हा हा हा, चलिए मोहित भाई, बहुत मजा आया आपसे बात करके, जी, बहुत जी। अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं आपका गाना मेरी आवाज 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे, जी, और ये आवाज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, जी। ताकि जिन बेजुबानों की बात बढ़ाने की कोशिश और आगे जनता तक और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश मोहित चौहान ने की है, उनकी एक पूरी की पूरी कोशिश अंतिम मुकाम तक पहुंचे, हम यही उम्मीद करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं। हमारी इस खास पेशकश पॉइंट ब्लैंक में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक और मशहूर हस्ती से आपको मिलवाएंगे इस खास कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।